हेलो बच्चों, मैं हूं अंकित सर एवन साइंस क्लासेस से। देखिए बाबू, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो चैप्टर नंबर 1 था उसे पूरा डीप में पढ़कर समाप्त कर दिए हैं, पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर का 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो बिहार बोर्ड और अन्य स्टेट बोर्ड के एग्जाम में बार बार आ चुका है और जो एग्जाम होने वाले हैं आगे के वर्षों में 2027-28 उसमें 29 जो आगे होने वाले सभी में ये जो क्वेश्चन है उन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप आज का इस वीडियो को देखिए क्योंकि 50 क्वेश्चन जो पहले के एग्जामों में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में बार बार ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन, चैप्टर नंबर 1 है बाबू जीवों में जनन। इसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पूरी तरह डीपली पढ़कर खत्म कर दिया है सरल भाषा में। यदि जो बच्चे अभी हमसे नए जुड़ रहे हैं तो ये सबसे पहले इसके पहले 10 पार्ट्स बाबू करा दिया गया है। आज जो है ये 11 पार्ट से पार्ट नंबर 11 है। इसके पहले 10 वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 पूरी अच्छे से पढ़कर उसे समाप्त कर दिया है। तो जो बच्चे हमसे न्यू जुड़ रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जाइए और जो पार्ट नंबर 1 है वहां से चालू कर 10 पार्ट्स देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। देखिए जो प्रश्न आएंगे वो आसानी से आप सभी लोग आसानी से बता सकेंगे, आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए आज ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए और एक सूचना है कि आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पर यदि आप जुड़ना चाहते हैं, कोई भी समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमसे वहां पर आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। हम सबको पर्सनली रिप्लाई करते, जवाब करते। कोई भी समस्याएं होती है तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं साइंस विद अंकित, तो मेरा आ जाएगा आईडी और वहां पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। वैसे ही व्हाट्सएप पर हमारा चैनल है साइंस विद अंकित के नाम से, वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या कुछ भी जो इस वीडियो से रिलेटेड है, सब कुछ जो डाटा होता है सब कुछ बाबू व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर हम पीडीएफ के रूप में अपलोड कर देते हैं। तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर हमसे जुड़िए और टेलीग्राम पर साइंस विद अंकित 329 सर्च कीजिएगा तो हमारा चैनल आ जाएगा। तीनों चैनल वो भी नया है, जो इंस्टाग्राम का आईडी भी वो भी न्यू है और ये 2 चैनल भी नया है। तो आप लोग इसे अच्छे से सर्च कर लोगों के साथ आप समझ जाइएगा कि साइंस विद अंकित, और ऊपर ही हमारा फोटो भी होगा। जब उसको क्लिक कर आप देखिएगा तो, या आप इन तीनों स्कैनर को एक बार कर इंस्टाग्राम पर आपको फॉलो करना है तो स्कैन कीजिए, डायरेक्ट आपको मेरी आईडी को पहुंचा देगा। या व्हाट्सएप चैनल को आपको फॉलो करना है तो व्हाट्सएप चैनल को इस क्यूआर को आप स्कैन कीजिए तो व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाए। वैसे ही टेलीग्राम पर यदि आपको हमें फॉलो करना है तो आप टेलीग्राम कि जो ये क्यूआर है इसको स्कैन कीजिएगा अपने फोन से तो आप पहुंचा देगा। तो रिक्वेस्ट रहेगी, सभी बच्चों से निवेदन रहेगा कि ये तीनों जगह आप हमें फॉलो जरूर करें। चलिए आगे हम चालू करते हैं आज का वीडियो बाबू। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन, आज का जो वीडियो है चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड या अन्य बोर्ड एग्जाम में बार बार आ चुके हैं, उन्हें जो 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें एक एक कर पूरा वर्णन करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए बाबू आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताया था बाबू कि जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है जी। यदि जनन की क्रिया ना हो तो क्या होगा? तो पहला यही होगा कि जीवों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यदि एक जीव नए जीव को उत्पन्न ना करे तो क्या होगा जी? तो जीवों का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो तीसरा जो ऑप्शन है प्रजाति की निरंतरता, यानी प्रजाति की संख्या को बनाए रखना है तो जनन की क्रिया करना बहुत ही आवश्यक है। बिना जनन की प्रजाति का अस्तित्व को बनाया नहीं जा सकता। प्रजाति का जो अस्तित्व है दुनिया में पृथ्वी पर जो जीव है यदि वो अपनी जाति को बनाए रखना चाहते हैं तो क्या आवश्यक है जी? जनन। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का सब सटीक और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन क्या है जी? आवश्यक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बाबू कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। आपसे निवेदन रहेगा कि आप जो लाइव कमेंट चल रहा है
उसमें आप इस सब का ऑप्शन बता सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद इस सब का ऑप्शन सब बता दीजिए। यदि आप क्लास किए होंगे तो 100% आप इस सब का आंसर बता सकते हैं। यदि 10 वीडियो आप पिछला वीडियो जो 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर का चलाए हैं, यदि वो क्लास आप किए होंगे तो 100% इन सभी प्रश्नों का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अलैंगिक जनन में अभिभावकों की यानी जनकों की संख्या कितनी होती है। हम आपको क्लास में बताए थे अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें मात्र एक जीव से नए जीव का उत्पन्न हो जाता है। मात्र एक जीव दूसरे जीव को उत्पन्न कर देता है, जन्म दे देता है, तो वैसे ही जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो इसमें कितने जीव की बात हो रही है? एक। इसी कारण जहां पर एक दिखेगा वहीं पर उसको सटीक आंसर मानकर उसको टिक आउट कर देंगे, क्योंकि अलैंगिक जनन में जनकों की या अभिभावकों की संख्या कितनी होती है जी? मात्र एक। एक ही जीव अपने शरीर से एक नए जीव का निर्माण करता है। तो इसी कारण क्वेश्चन नंबर 2 का सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3, लैंगिक जनन में आवश्यक है। लैंगिक जनन में जितने ऑप्शंस दिए इसमें क्या आवश्यक है? तो क्या लैंगिक जनन में एक जनक अपने शरीर से नहीं? आपको पता है कि लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें दो जनक नर और मादा जनन की क्रिया कर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। लैंगिक जनन इसमें जनक कितना होते हैं? 2 नर और मादा। तो जब संलयन करते हैं तो एक नए जीव का निर्माण होता है। तो कितने जनकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो 2 जनक। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 4, युग्मनज होता है। आप क्लास किए हैं उसके अनुसार एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी जो क्वेश्चन कराए हैं एकदम बिल्कुल आसान है। यदि आप 10 पार्ट्स को अच्छे से पढ़े हैं तो ये सभी क्वेश्चन देखते ही आप बता दीजिएगा कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अब तुरंत यदि आप 10 पार्ट्स किए हैं तो आसानी से बता सकते हैं। तो हम बताए थे युग्मनज क्या होता है। तो हम बताए थे कि जब नर युग्मक प्लस मादा युग्मक संलयन करते हैं, मादा युग्मक संलयन करते हैं तो क्या बनता है जी? युग्मनज। और यहां से एन और यहां से एन मिलकर क्या बन जाता है? 2n यानी द्विगुणित। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी द्विगुणित दिया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सटीक आंसर क्या हो जाएगा जी? द्विगुणित। यहाँ पर निषेचन है, ये सारी क्रियाएं हम लोगों ने पिछली के जितनी भी वीडियो पढ़े हैं उसमें विस्तार से पढ़े हैं कि युग्मनज का निर्माण कैसे होता है, नर युग्मक क्या है, मादा युग्मक क्या है, युग्मक क्या है। ये सारी बातें पिछली वीडियो में हम लोगों ने व्यापक स्तर पर जान चुके हैं। तो बाबू जो लोग बच्चे न्यू हैं, जो 10 क्लासेस नहीं किए हैं, वो 10 क्लासेस जरूर कर लें। उसके बाद 11वां पार्ट्स देखें, आपको व्यापक स्तर पर समझ में आएगा। 11 पार्ट्स आप देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद जरूरी रूप से आप जाकर वो जो पीछे का 10 पार्ट्स है उसे जरूर देखिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये बाबू बोल रहा है कि ईस्ट में जो ईस्ट नामक एक उसके जीव है उसमें जो जनन की क्रिया होती है वो कैसी होती है। तो अब हमको बताए थे कि ईस्ट में मुकुलन द्वारा, अब मुकुलन कौन सा जनन है जी? अलैंगिक है, अलैंगिक जनन है। मुकुलन के द्वारा ईस्ट एक नए जीव का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सटीक आंसर क्या हो जाएगा? मुकुलन। मुकुलन के द्वारा ही जो ईस्ट है एक नए जीव का निर्माण करता है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में पूछ रहा है कि अमीबा जो जनन की क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको बताए थे कि मान लीजिए अमीबा है तो इसका बॉडी 2 पार्ट्स में टूटकर एक ये वाला पहला जीव, ये वाला दूसरा जीव, तो इसे क्या बोले थे कि जब एक जीव टूटकर नए जीव का निर्माण कर लेते उसे कहते हैं विखंडन। तो इसमें ये जो अमीबा है ये 2 पार्ट्स में टूटा है। तो देखिए यहीं पर कहीं द्विखंडन होगा। 2 पार्ट्स में टूटकर 2 जीवों का निर्माण कर लिया तो उसे क्या कहेंगे? द्विखंडन। तो अमीबा में कौन सा जन्म होता है? द्विखंडन। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, सबसे सटीक आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी द्विखंडन। अमीबा में कौन सा जन्म होता है जी?
द्विखंडन, क्योंकि अमीबा एक पार्ट से दो पार्ट्स में टूटकर दो जीवों में विभक्त हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन। और अब हम पढ़ाए थे कि विखंडन क्या होता है, जब एक जीव शरीर टूटकर कई जीवों का निर्माण कर लेते हैं उसे विखंडन कहते हैं। ये बताए थे कि विखंडन कितने प्रकार का होता है जी? दो प्रकार का। विखंडन बताए थे कि विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विखंडन, बहुखंडन। जब एक जीव बहुत सारे पार्ट्स में टूटकर अनेक जीवों का निर्माण करते हैं तो उसे बहुखंडन, और जब एक जीव दो पार्ट्स में टूटकर दो जीवों का निर्माण करता है तो उसे द्विखंडन। ऐसे ही अमीबा दो पार्ट्स में टूटकर दो जीवों का निर्माण करता है तो ये द्विखंडन द्वारा अपना जनन की क्रिया करता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कि हाइड्रा में कौन सी जनन पाई जाती है? तो आपको बता चुके हैं कि हाइड्रा में क्या होता है जी? मुकुलन। मुकुलन के द्वारा ही, मुकुलन अलैंगिक जनन का टाइप है, मुकुलन के द्वारा हाइड्रा नए जीवों का निर्माण करता है। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि हाइड्रा नामक जीव में कौन सी जनन की क्रिया पाई जाती है, तो मुकुलन बाबू ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि हाइड्रा में जनन की क्रिया कौन सी क्रिया होती है, तो आपको आंसर क्या करना है? मुकुलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 8। स्पंज में जनन की क्रिया होती है एकदम खंडन, आपको तो बार बार बताएं, एकदम मुंह जबानी करवाए थे। स्पंज में खंडन के द्वारा ये नए जीवों का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आलू में जनन होता है। आलू में जनन क्या होता है जी? कौन सा जनन होता है? कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन में भी कैसे होता है? कायिक प्रबंधन। देखिए इसमें क्या, इसमें जो उसका बॉडी है उसे क्या कहते हैं जिसके द्वारा नए जीवों का निर्माण करता है? तो आलू क्या जड़ के द्वारा निर्माण करता है? नहीं। पत्ती के द्वारा? नहीं। बीज के द्वारा? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी तना के द्वारा जो आलू है नए जीवों का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ये है वही सही है, तना के द्वारा आलू नए जीवों का निर्माण करता है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बाबू, ब्रायोफिल्म में जनन की क्रिया। आपको बार बार बोले थे कि इसको याद रखना है कि ब्रायोफिल्म में जो जनन की क्रिया होती है पत्थर चट्टा में, उसमें जनन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो आपको बार बार बताते हैं कि एक पत्ती पर से ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसे इस जनन में। तो पत्ती के द्वारा जो ब्रायोफिल्म है क्या करता है जी? जनन की क्रिया करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं बाबू, क्योंकि क्वेश्चन है 50 और 50 क्वेश्चन कराने में थोड़ा लंबा समय लगेगा। और ये क्वेश्चन बहुत, जो बच्चे 10 पार्ट्स देख कर आए हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है जी। जो बच्चे 10 पार्ट्स देख कर आए उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन का क्लास में ही हम बार बार बताए हैं। यदि ये 10 पार्ट्स आप नहीं देखें तो थोड़ा मुश्किल है, आपको 10 पार्ट्स देखकर ही आना चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चन आसानी समझ में आएगा। वैसे ही 11वां क्वेश्चन का है कि अदरक में जनन की क्रिया कैसी होती है? जो अदरक है उसमें जनन की क्रिया कैसी होती है? तो आपको क्या बताए थे जी? अदरक में भी कैसे होती है? तना के द्वारा ही जनन की क्रिया होती है। अदरक में किससे जनन की क्रिया करते हैं? तना से। बहुत बच्चे जड़ मार देते हैं, लेकिन जड़ क्या है जी? गलती है, तना इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कृत्रिम जनन की विधि क्या है? बहुत ही बताते हैं, रोपण कटिंग कर कर, तो उसी में से परागण तो नहीं होगा, पहला ये तो परागण नहीं होगा, अंकुरन नहीं होगा क्योंकि बीज का निर्माण होता है, निषेचन भी नहीं होगा, और जो ग्राफ्टिंग है ये इनका हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लैंगिक जनन में गैमेट कैसे बनते हैं? युग्मक कैसे बनते हैं? युग्मनज तो किस विभाजन द्वारा बनते हैं जी? और सूत्री विभाजन द्वारा। ये क्लास में बार बार बताए हैं और सूत्री विभाजन के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है मियोसिस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बाह्य निषेचन का उदाहरण। अब देखिए निषेचन बताए थे कि निषेचन 2 प्रकार का होता है। पहला आंतरिक निषेचन। निषेचन कितने प्रकार होते हैं? निषेचन 2 प्रकार बताए थे। निषेचन का टाइप कितना है? 2। पहला आंतरिक निषेचन और दूसरा बाह्य निषेचन। और आपको बताए थे वैसे जीव या वैसी मदा जिसके शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया होती है तो उसे आंतरिक निषेचन, जिसके शरीर से बाहर निषेचन की क्रिया होती है तो उसे
बाह्य निषेचन। तो ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन से जीव ऐसे हैं जिसमें निषेचन की क्रिया होती है जी बाहर। आप कुत्ता जानते हैं मादा के शरीर के अंदर होता है, ये नहीं होगा। गाय इसके शरीर के भी अंदर होता है, ये भी नहीं होगा। मानव इनके भी शरीर के अंदर होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है यानी मेढक जो जल में निषेचन की क्रिया करता है, तो मेढक यानी ऑप्शन नंबर ए बाह्य निषेचन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पूछा है कि बाह्य निषेचन का उदाहरण है, तो मेढक बाह्य निषेचन का उदाहरण। वैसे मछली बाह्य निषेचन का उदाहरण है क्योंकि वो भी जल के द्वारा या जल में निषेचन की क्रिया करती है। मेढक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बाबू। आंतरिक निषेचन का क्या उदाहरण है? आंतरिक निषेचन देखिए, मछली अभी बताएं बाह्य निषेचन, ये नहीं होगी। मेढक अभी बताएं कि भी इसमें भी बाह्य निषेचन होता है। और अभी ये भी बताए हैं कि मानव में क्या होता है जी आंतरिक निषेचन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और शैवाल में भी क्या होता है बाह्य निषेचन होता है, तो ये भी नहीं होगा। और मानव मादा के शरीर में ही, मानव की जो प्रजाति है उसके मादा के शरीर में ही निषेचन की क्रिया होती है, भ्रूण का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो आपको बताए थे वो निषेचन जो मादा के शरीर में होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। और यही बात पूछा है कि आंतरिक निषेचन का उदाहरण क्या है, और आपको उदाहरण दे देकर समझाएं, कितना सारा उदाहरण देते हैं, उसी में से मानव भी बताते हैं कि मानव में क्या होता है जी आंतरिक निषेचन होता है। चलिए आगे देखते बाबू। यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, पहले ही बता ही चुके हैं कि आप इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं साइंस विद अंकित, आप हमको फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो साइंस विद अंकित नाम है, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर साइंस विद अंकित 329, आप ये तीनों जगह में जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए बाबू आगे देखते हैं कि उभयलिंगी जीव क्या है। आपको हम बताए थे एक लिंगी और उभयलिंगी, ये बताए थे वैसा जीव जिसमें एक ही प्रकार का लिंग। अब इसका मतलब देखिए, आपको बता चुके हैं कि जो जीव होते हैं मान ली पाला एक लिंग, मतलब इसमें एक ही प्रकार का युग्मक पाया जाता है। लिंग का मतलब यहाँ पे युग्मक है कि एक ही प्रकार, या तो नर युग्मक होगा या मादा युग्मक। अब दूसरा बताए थे उभयलिंगी, एक ही जीव होगा और इसमें दोनों प्रकार के युग्मक पाया जाएगा, तो इसे उभयलिंगी कहते हैं। और इसमें देखिए मानव में मादा अलग और पुरुष नर अलग। कुत्ता में भी ऐसे होता है कि नर कुत्ता अलग मादा कुत्ता अलग, वैसे ही घोड़ा में भी होता है, ये नहीं हुआ। लेकिन आप केंचुआ में नहीं बता सकते कि केंचुआ में कौन मादा है और कौन नर, इसलिए केंचुआ जो है क्या किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, किसका उदाहरण हो जाएगा, उभयलिंगी जीव का। चलिए ऐसे आगे देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए एक लिंगी जीव है, अभी आपको बताएं जिसमें या तो नर युग्मक उत्पन्न हो या मादा युग्मक। तो मानो पहले ऑप्शन है कि मानो क्या है एक लिंगी जीव का उदाहरण, मानो क्या है जी एक लिंगी, केंचुआ नहीं, हाइड्रा नहीं और प्लेनेरिया नहीं, जो एक लिंगी जीव का उदाहरण हो क्या है मानो। चलिए आगे देखते हैं। वैसे ही जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा, देखिए जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं, अभी बताएं। जब संतान की उत्पत्ति एक ही जीव अपने शरीर से करता है तो उसे अलैंगिक, और जब दो जीव मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं उसे लैंगिक। तो यहाँ पर अलैंगिक कहाँ दिख रहा है जी अलैंगिक, ऑप्शन नंबर सी दिया है दोनों, लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे अलैंगिक, क्योंकि लैंगिक में तो दो जनक मिल जाते हैं ना जी, और अलैंगिक में मात्र एक। और कहाँ पूछा है जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है, फॉर एग्जाम्पल अलैंगिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू। बोला कि निम्न से कौन द्विगुणित है, ये भी क्वेश्चन कुछ देर पहले बताया कि युग्म क्या होता है जी द्विगुणित होता है। और ये क्या है शुक्राणु, इनके रूप में होता है अंडाणु, तो ये द्विगुणित नहीं है। जो शुक्राणु है और इनमें से कोई नहीं, तो इसमें जो है ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा युग्मनज, यहाँ से एन लेता है और अंडाणु और शुक्राणु दोनों से एन लेता है और किस रूप में हो जाता है 2n के रूप में, इसलिए क्या हो गया द्विगुणित, द्विगुणित के रूप में।
चलिए आगे देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 20। मानों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? एकदम आसान क्वेश्चन है। आपको 23 जोड़ा या 46 कहीं भी दिख जाए तो आपको क्या करना है, उसको करेक्ट कर लेना है। अगर यहीं पर 23 जोड़ा होता तो ये भी सही हो जाता, 20 44 नहीं, लेकिन 23 46 टोटल संख्या कितनी है गुणसूत्रों की? 46। यहाँ 23 है बस, ना कि 23 जोड़ा। ये 23 जोड़ा तो फिर वो भी 46 या केवल 46 ही राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? आपको बताए थे कि पुरुषों में या मानव में दोनों में 46 होता है, लेकिन इसके पार्ट्स को अलग बताए थे कि जो पुरुष का 23वें गुणसूत्र होता है वो क्या होता है जी, अलग होता है, XY के रूप में होता है, जबकि महिला में वो XS के रूप में होता है। तो देख लीजिए 44 है, 44 2 46, तो 44 और XY कहाँ लिख रहा है? 44 प्लस XY, यही कहाँ हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 46 प्लस XY यानी 48 जो गलत है, और 44 XX यानी महिला का हो जाएगा, और 46 प्लस XX ये भी क्या गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, और 44 प्लस XY करेक्ट आंसर। क्योंकि वो बताए थे जो पुरुष होता है उसमें 44 गुणसूत्र तो XX के रूप में होते हैं, लेकिन जो 23वें जोड़ा गुणसूत्र होता है वही XY के रूप में होता है। और जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि किसमें पूछा है, पुरुष में पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कायिक प्रबंधन से क्या है, कायिक प्रबंधन किसमें होता है, ये सब पूछे, कायिक प्रबंधन पूछा है, नहीं द्विखंडन। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो अभी बताया किसमें जी, अमीबा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नहीं पैरामीशियम भी दिया ना, देखिए गलती हो जाता है, पैरामीशियम में भी क्या होता है, द्विखंडन हो सकता है, ये 2 पार्ट्स में टूट सकता है या अनेकों पार्ट्स में टूट सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों में ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कायिक प्रबंधन में क्या संभव है, कायिक प्रबंधन में क्या संभव है? लैंगिक जनन, बताए थे कि लैंगिक जनन कायिक प्रबंधन नहीं करता है। जो कायिक प्रबंधन किसका टाइप है जी, अलैंगिक जनन का। तो कायिक प्रबंधन में केवल और केवल अलैंगिक जनन, ना कि लैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर सी दिया दोनों, तो हम क्या मारेंगे, अलैंगिक जनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडप्रजक जो अंडे देता है उसका एग्जाम्पल है, सभी बच्चे जानते हैं, जो अंडे देते हैं उसे अंडप्रजक कहते हैं। और अंडे इसमें देने वाला कौन है, मुर्गी। कुत्ता अंडा नहीं देता, गाय अंडा नहीं, मानव अंडा नहीं देता, तो मुर्गी जो अंडा देता है उसे अंडप्रजक, और जो बच्चे उत्पन्न करता है उसे सजीव प्रजक। आपको क्लास में ही पूरे विस्तार से बताया है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, मध चक्र रज्जु चक्र, आपको बताए थे कि जो प्राइमेट्स जीव होते हैं उसमें रज्जु चक्र, जिसमें नॉन प्राइमेट्स होते हैं उसमें मध चक्र पाया जाता है। और देखिए गाय में कुत्ता, बिल्ली और इनमें से सभी। देखिए ये आपके ध्यान में रखना है, जब भी मध चक्र की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, क्या जो मध चक्र हो रहे हैं उनके बॉडी से ब्लड अगर बाहर निकल रहा है रक्त के रूप में तो रज्जु चक्र होगा, और बॉडी के अंदर अवशोषित कर लिया जाता है तो क्या होगा, मध चक्र। गाय में कभी आप ब्लड देखें जी, नहीं निकलता है, उसकी बॉडी के द्वारा ही अवशोषित कर लिया जाए। कुत्ता में भी यही है, बिल्ली में भी यही, तो जो ऑप्शन नंबर डी है यही राइट आंसर है। देखिए बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं जाने के कारण आज का वीडियो हम सोच रहे हैं कि 25 ही तक सीमित रखते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें 26 से कल शुरू करके 26 से 50 कर लेंगे। तो देखिए इसके लिए सॉरी है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्य पड़ जाने के कारण कॉल आ गया है, बार बार कॉल आ रहा है, इसलिए जाना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग 26 से आगे कर लेंगे। चलिए ठीक है बाबू, मिलते हैं फिर कल। जो 50 तक ऑब्जेक्टिव है जो बहुत ही वीवीआई हैं उसे कर कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 50 तक आज किए हैं, 25 तक, कल यही पार्ट्स 12 कर देंगे। 11 पार्ट्स में इसको रख देते हैं, 12 पार्ट्स में 26 27 28 से चालू कर देंगे कंटिन्यू। चलिए बाबू मिलते हैं कल, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।